कक्षा 8वीं, विषय भूगोल, पाठ क्रमांक 6, भूमि उपयोग। विद्यार्थी मित्रों, हम जिस घर में रहते हैं उस घर का नक्शा आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से बनाना है। इसके लिए आपके घर में रसोई घर कहाँ है, पूजा घर कहाँ है, गुसलखाना, आंगन, बैठक खाना और शयन कक्ष कहाँ है, इस प्रकार का आपको नक्शा अपने खाली पन्ने पर आपको बनाना है। और उसके बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला कि रसोई घर ये जो व्यवस्था है इसका स्थान आपने नक्शे में एक विशिष्ट जगह पर क्यों निश्चित किया, पूजा घर को आपने कहाँ स्थान दिया, आंगन आपने कहाँ बनाया, बैठक खाना आपने कहाँ बनाया, इन सभी स्थानों की निश्चिति आपने किसके आधार पर की, इस पर आपको विचार करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न अ कि प्रत्येक व्यवस्था का स्थान घर में निश्चित क्यों होता है और यदि इन व्यवस्थाओं का स्थान निश्चित नहीं होता तो क्या होता। आपको मालूम है बच्चों कि आपके घर में प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित होता है और यदि यह स्थान निश्चित न किया जाए तो आपका घर अव्यवस्थित लगेगा और घर में चहल पहल करते समय भी बाधाएं उत्पन्न होगी। यदि इन वस्तुओं का स्थान बदल दिया जाए तो हमें कुछ दिनों तक परेशानी होती है। इस आधार पर हम अपने घर में उपलब्ध भूमि का स्थान का उपयोग विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए करते हैं। अब यहाँ मैंने आपको जो एक्टिविटी बताई, अपने घर का नक्शा बनाना, अपने घर की प्रत्येक व्यवस्था के लिए स्थान निश्चित करना, ये क्या है बच्चों? ये है अपने पास उपलब्ध भूमि का उपयोग। जो घर आपके पास है वो एक भूमि पर बना है, उस भूमि का उपयोग आप अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए करते हैं। अब यहाँ पर और एक गतिविधि दी गई है। इस गतिविधि को कक्षा में करना है, परंतु यहाँ पर हम अपने घर में वह गतिविधि अपने माता पिता के साथ करेंगे। अब इसके लिए आपको कुछ कार्डबोर्ड लेने हैं और उस कार्डबोर्ड पर आपको जिस प्रकार से यहाँ नाम दिए गए हैं वो नाम आपको उस कार्डबोर्ड के फलक तैयार करके उस पर लिखने हैं। जैसे व्यावसायिक भूमि, निवासी क्षेत्र, खाली भूमि, मनोरंजन के उपयोग की भूमि, उद्योग, परिवहन, कृषि, संस्था और मिश्र भूमि उपयोग। अब आपने ये जो फलक तैयार किए हैं, इन फलकों को आपको व्यवस्थित एक जगह पर लगा के रखने हैं। उसके बाद आपको कुछ पर्चियाँ बनानी हैं। जैसे दुकान, बगीचा, बैंक, बर्तनों का कारखाना, विद्यालय, बंगला, निवासी इमारत, मॉल, हॉकी का मैदान, सिनेमा घर, अस्पताल, बस स्टॉप, बंदरगाह, हवाई अड्डा, तरणताल यानी स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और आरक्षित वन। अब जैसे कि आपने दुकान की पर्ची उठाई, तो दुकान की पर्ची उठाने के बाद में कौन से फलक के सामने आप उसे रखोगे? दुकान क्या है? क्या दुकान निवासी क्षेत्र है? नहीं, क्योंकि हम उसमें रहते नहीं हैं। क्या दुकान खाली भूमि है? नहीं। अपने आप से प्रश्न करना और देखना दुकान क्या है? ये व्यावसायिक भूमि है, वहाँ पर हम व्यवसाय कर रहे हैं। उसके बाद बगीचा, बगीचे में हम क्यों जाते हैं? मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो बगीचा जहाँ बना है वो भूमि मनोरंजन के अंतर्गत आएगी। उसके बाद बैंक, बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है, वित्तीय संस्था, जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, इसलिए उसे संस्था के अंतर्गत हम रखेंगे। उसके बाद बर्तनों का कारखाना, ये उद्योग के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से बाकी के जो मैंने यहाँ पर पर्चियाँ तैयार करने के लिए कही है वो किस फलक के अंतर्गत आएगी उसमें आप उसे रखोगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि दुकान के लिए हमने व्यावसायिक ये फलक चुना, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि दुकान जिस जगह पर बनी है वह भूमि व्यावसायिक भूमि के उपयोग के लिए है। अब हमारी आवश्यकताओं और भूमि के उपयोग के बीच में सहसंबंध होता है। हमारी आवश्यकता मनोरंजन की है
तो उस मनोरंजन के लिए हम जिस भूमि का उपयोग करते हैं उसके आधार पर उसका चयन हम करते हैं। भूमि उपयोग क्या है, इस संकल्पना को अब हम जानेंगे। भूमि उपयोग यानी किसी प्रदेश में भूमि के होने वाले विभिन्न उपयोग। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं से बनता है। समय के साथ साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम भूमि का उपयोग अलग अलग कारणों के लिए करते हैं। जैसे जिस भूमि पर खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उस भूमि पर हम क्या करेंगे, खनन कार्य करेंगे ताकि हमें वह भूमि से खनिज प्राप्त हो सके। जहाँ पर उर्वरा शक्ति से युक्त ऐसी भूमि है, यहाँ जहाँ समतल भूमि है वहाँ पर लोग क्या करेंगे, कृषि व्यवसाय करेंगे। अब भूमि उपयोग के प्रकार। ग्रामीण भूमि उपयोग। ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ये हम सभी जानते हैं। कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय भी ग्रामीण भागों में किए जाते हैं। इसका परिणाम ग्रामीण अधिवासों की अवस्थिति पर दिखाई देता है। इसलिए ये अधिवास खेती के पास और वनों के पास पाए जाते हैं। खानों के पास खान में काम करने वाले मजदूरों के अधिवास पाए जाते हैं, तो वहीं सागरीय तट के पास मछुआरों के अधिवास पाए जाते हैं। ग्रामीण भागों में भूमि अधिक उपलब्ध होती है और जनसंख्या कम होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व भी हमें ग्रामीण भागों में कम दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र कम होता है और खुली जगह अधिक होती है। ग्रामीण भूमि के उपयोग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब हमने यहाँ पर ग्रामीण भूमि उपयोजन देखा। अब ग्राम की जो भूमि है, गांव की जो भूमि है, उसका उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों के लिए होता है। उसमें पहला है कृषि भूमि। यह भूमि वह भूमि होती है जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खेती की जा रही है। यह क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होता है। भूमि के स्वामित्व और कृषि के प्रकारों के आधार पर इस क्षेत्र का अधिक और वर्गीकरण कर सकते हैं। पहली संकल्पना है परती भूमि। वह कृषि योग्य भूमि जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषक एक दो मौसम तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं करते, ऐसी भूमि को परती भूमि कहते हैं। आपको पता है कि हर वर्ष हम कृषि में फसल लेते हैं। फसल जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि भूमि के अंदर जो उर्वरा शक्ति है उसका उपयोग फसल को होता है, परंतु इस उर्वरा शक्ति को अगर टिकाए रखना है तो कभी कभी रबी और खरीफ का जो मौसम है इसमें किसान एक मौसम या दो मौसम के लिए अपनी भूमि में खेती नहीं करते, उसे थोड़े समय के लिए वैसे ही रख देते हैं। इसे कहते हैं परती भूमि। उसके बाद है वन भूमि। ग्रामीण भूमि उपयोग में सीमांकित वन भी एक प्रकार का भूमि उपयोग है। इस वन से लकड़ी, गोंद, घास इत्यादि वनोत्पादन प्राप्त होते हैं। इस वन के क्षेत्र में मुख्यतः बड़े पेड़, झाड़ियाँ, लताएं, घास ये सब होते हैं। उसके बाद है चारागाह और मैदान। यह जमीन गांव के पंचायत के अधीन होती है। आपको पता है जैसे हम शहर में रहते हैं, शहर में महानगर पालिका होती है, उसी प्रकार से गांव में पंचायत होती है। उस पंचायत का चारागाह मैदान पर पूरा अधिकार होता है, यानी ये जमीन सरकार के अधीन होती है। पूर्ण गांव इसका स्वामी होता है, थोड़ी जमीन ही निजी स्वामित्व के अधीन होती है। चारागाह में अपने जानवर जो होते हैं गांव के, उन्हें चरने के लिए भेजा जाता है। अब हम समझेंगे ग्रामीण भूमि के बाद नगरीय भूमि का उपयोग। 20वीं सदी में नगरीय अधिवासों में वृद्धि हुई। नगरीय भागों में विभिन्न कामों हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है, इसलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक होता है। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है। हम सभी शहर में रहते हैं। अगर हम अपने आसपास भूमि के उपयोग को देखें तो हमें नज़र आएगा कि हमारे घर के आसपास खुली जगह बहुत कम है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं। इसका मतलब है कि जनसंख्या अधिक है, लोग अधिक है और उनके उपयोग के लिए ज़मीन कम उपलब्ध है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। नगरीय अधिवासों में भूमि का उपयोग निम्न प्रकारों से किया जाता है। पहला है व्यावसायिक क्षेत्र, जो व्यवसाय के लिए उपयोग में लाई जाती है। शहर का कुछ भाग केवल व्यवसाय हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसमें दुकानें होती है, बैंक होते हैं, कार्यालय होते हैं।
केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र यानी CBD की कल्पना का जन्म यहीं से हुआ है। जैसे मुंबई में फोर्ट या BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये जो एग्जाम्पल है, इस भूमि का उपयोग सिर्फ व्यावसायिक काम के लिए किया जाएगा। उसके बाद है आवासीय क्षेत्र। इसमें ज़मीन का उपयोग लोगों के रहने के लिए किया जाता है। इसमें मकान होते हैं, इमारतें होती है। निवासियों की संख्या अधिक होने के कारण भूमि के उपयोग इस प्रकार के विस्तार नगरीय भागों में अधिक होते हैं। उसके बाद है यातायात क्षेत्र। शहरों में लोगों और माल को लाने ले जाने के लिए यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। ऐसी व्यवस्था से व्यवस्थित संचालन है तो शहर में विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। जैसे हम सार्वजनिक बस सेवा का उपयोग करते हैं, रेलवे, मेट्रो, मोनोरेल, यात्री कारें, ओला कार का आपने नाम सुना है, ये सभी जो है ये यातायात के लिए उपयोग में लाते हैं। इसी के साथ निजी वाहनों की संख्या भी अधिक होती है। इन सब के लिए सड़कों की ज़रूरत होती है, रेलवे लाइनों की ज़रूरत होती है, बस स्टेशन बनाने होते हैं, बस स्थानक, पेट्रोल पंप, वाहन तल बनाने होते हैं, मरम्मत केंद्रों की आवश्यकता होती है। ये सारी जो व्यवस्थाएं जिसका हम उपयोग करते हैं, ये सब यातायात क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र। जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं हेतु कुछ सुविधाएं स्थानिक स्वशासन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। जैसे अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा, पुलिस स्टेशन यानी पुलिस चौकी, पुलिस मैदान जहाँ पर पुलिस कवायद करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, विद्यालय, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, ये सुविधाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह क्षेत्र नगरीय भूमि उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इन सेवा सुविधाओं के कारण कम हो रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र। नगर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः मैदान, उद्यान यानी बगीचे, स्विमिंग टैंक, नाटक घर इत्यादि का समावेश होता है। मिश्र भूमि उपयोग। कुछ भागों में उपरोक्त सभी प्रकार की भूमि का उपयोग एकत्र रूप से दिखाई देता है। जैसे निवासी क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र एक साथ होते हैं। मानचित्र में ऐसे भाग दिखाते समय विशेष रंगों का उपयोग करते हैं। अगर निवासी क्षेत्र बताना है तो लाल रंग, व्यावसायिक क्षेत्र बताना है तो नीला रंग, कृषि दर्शानी है तो पीला रंग, हरा क्षेत्र, हरा जो रंग होता है वो वन क्षेत्र को दर्शाता है। तो इस प्रकार से भूमि उपयोजन इस पाठ के अंतर्गत हमने भूमि का उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों के लिए किया जाता है इसे पढ़ा। साथ ही ग्रामीण भाग में भूमि का उपयोजन कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित होता है और नगरीय भागों में भूमि का उपयोजन किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन हमने पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। आप सभी को घर पर इस पाठ को पढ़कर आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को एक कागज़ पर लिखना है। गूगल मीट के माध्यम से इन समस्याओं का उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे।